हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर के यानी वनपाल के मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक मॉडल सेट देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के 75 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मैकन्टोकी-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो मैकन्टोकी-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न, सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ जो थे वो भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष बने थे और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ कहा जाता है, जिसका जो गठन हुआ था वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 15 अगस्त को मनाते हैं और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है? यानी हमें मेनली बताना है कि उत्तरी अक्षांश कितना है। सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सन 1733 ईस्वी में अली वर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा शिलांग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो शिलांग चोटी है और मेघालय पठार की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र को क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र को गारो, उत्तरी क्षेत्र को खासी, गारो खासी और जयंतिया कहा जाता है। दक्षिणी क्षेत्र को जयंतिया कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। भूटिया जनजाति जो है वो मूल रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। भूटिया जनजाति का मूल निवास तिब्बत है, यह तिब्बत के निवासी हैं। बात कर ले सिक्किम में कितना प्रतिशत इनका जनसंख्या है, तो सिक्किम के कुल जनसंख्या का 14% भूटिया जनजाति रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में उत्पादन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान, मिथिला मैदान। सही उत्तर हो जाएगा मिथिला मैदान, क्योंकि मिथिला मैदान जो है वो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि झारखंड बिहार के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट अल्ब्रास है, वो कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में।
भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दिया। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो गंगा के दोनों तटबंध के बीच में कुछ हिस्से पे मिट्टी उभर आती है और इसी को जो दिया की तरह दिखाई देता है उसे हम लोग दियारा बोलते हैं। और यह जो दियारा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, असम और उड़ीसा क्षेत्रों में देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो यह सही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की लगाने की प्रक्रिया है। अगला है, यह सही है मेरा, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी कथन सही है। अगले कथन को देखते हैं। कथन है हमारा, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य की 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होगी। पारित होने के लिए 2/3 से अधिक बहुमत आवश्यक है। यह भी सही है। आगे है हमारा, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है। यह हमारा बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी बात की जिक्र हमारे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा अराकू। अराकू जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? जो कि सन 1947 में बनी थी, मार्च 1947। सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सबसे पहले भारत की राज्यपाल बनने वाली महिला थी, जो कि यूपी के राज्यपाल बनी थी, यूपी के राज्यपाल। और सरोजिनी नायडू ही भारत की प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। जब भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, और जब महिला की बात करें तो हो जाएगी हमारी एनी बेसेंट। चलिए यहाँ पे हमारा जीके का प्रश्न खत्म होता है। चलिए अब चलते हैं जीएस के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु 1.5 मीटर ऊंचे धातु के पाइप पर आधारित हैं। 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो बालक तख्ते के सिरे पर बैठे हुए हैं। 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूरी पर बैठाया जाना चाहिए कि तख्ता क्षैतिज रहे? क्षैतिज यानी सीधी लाइन में रहे। तो चलिए इसका सही जवाब बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक 6 मीटर का तख्ता है। कितने का? 6 मीटर का। इसके मध्य से एक 1.5 मीटर का रड लगाया गया जो इसको ऊपर रखता है। यह हमारा 1.5 मीटर का है और यह हमारा जो तख्ता है वो 6 मीटर का, यानी कि इधर से 3, क्योंकि यह मध्य में से 3 मीटर और 3 मीटर।
अब इनके दोनों सिरों पर एक तरफ हमारा 40 किलो वाला बच्चा बैठा हुआ है, बालक, एक तरफ 40 किलो, एक तरफ 30 किलो वाले बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमको बताया जा रहा है कि इस मध्य से कितनी दूरी पर, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बालक को बैठाया जाए कि यह जो तख्ता है वो क्षैतिज रहे, सीधी रेखा में रहे। यहाँ पे हमारा कितना किलो का बैठेगा, सॉरी यहाँ पे हमारा 20 केजी था, 20 केजी, और यहाँ पे जो बच्चा बैठेगा वो 30 केजी का। तो यानी कि हमारा जो 40 गुने 3 होगा वो डायरेक्टली बराबर होना चाहिए हमारा 30 गुने x, और उसको जोड़ देंगे अगर हम 20 गुने 3 से। तो इसको बनाते हैं हम लोग, हमारा क्या होना चाहिए, 40 गुने 3 बराबर 20 गुने 3, और इसमें प्लस हो जाएगा हमारा 30 गुने x। यानी कि यहाँ पे हमारा 20 गुने 3 जो यानी कि 60 जो हमारा प्लस में है बराबर के इस पर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी कि 120 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो हमारा 60 आएगा, यानी 60 बराबर 30x। जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60/30, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक क्या है। सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न, 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर आधे मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो हम शक्ति बराबर, पहले इसका आप जवाब बताइएगा, और समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। शक्ति के निकालने से पहले सबसे पहले हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा बराबर है यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्य बराबर हमारा हो जाएगा mh। m हमारा 40 है और h हमारा 9 है, यानी कि टोटल 360 जूल की ऊर्जा यहाँ पे हो रही है, कार्य यहाँ पे हो रहा है। अब कार्य बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य जो शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य हमारा 360 हुआ और दर हमारा 1/2 हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा 2 से कटेगा तो 2 यहाँ पे 1/2 है जो बाद में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर में यह गुना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 720 वाट। अगला प्रश्न, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो हमारा आवर्तकाल जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखते हैं, गहराई पर द्रव्य का दाब बढ़ता है। बात से गहराई, जितना गहरा जाएंगे ऊपर से पानी का दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगला कह रहा है, समान गहराई पर द्रव्य का दाब बराबर के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। यह भी बात सही है, किसी भी द्रव्य का दाब उसके द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला, किसी भी गहराई पर द्रव्य का दाब चारों ओर समान होता है। यह भी कथन सही है। अगला है, द्रव्य का दाब मध्य में अधिक होता है। यह कतई सही नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्रव्य का दाब मध्य में अधिक होता है। अगला प्रश्न, ढलवा लोहे का प्रत्यास्था आचरण क्या है। सही उत्तर हो जाएगा दोनों में से क्यों नहीं, क्योंकि जो ढलवा लोहा होता है वो वात्य भट्टी द्वारा निर्मित होता है, और जो कि एक कठोर और भंगुर पदार्थ होता है, इसलिए इन दोनों में से कोई सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, V बराबर n लैम्डा संबंध किस तरंग के लिए सत्य नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के लिए सत्य है। ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग, इन सभी के लिए यह सत्य है। यहाँ पे हमारा V जो होता है वो तरंग की वेग को निर्देशित करता है, n हमारा तरंग की आवृत्ति, और लैम्डा तरंग धैर्य को, यानी तरंग लंबाई को। प्रश्न अगला है हमारा, प्रति मिनट 120 कदम भरता हुआ एक सैनिक ऊंची दीवार की ओर बढ़ रहा है।
अब वह 80 मीटर की दूरी पर पहुंचता है तो उसे उसके कदम की प्रतिध्वनि दूसरे कदम से मिल जाती है। ध्वनि का वेग निम्न में से कौन सा होगा? तो इसको बनाइएगा, और समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर ले सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कोई एक सैनिक है जो कि प्रति मिनट 120 कदम भरता है, यानी कि उसकी चाल है प्रति मिनट में 120 कदम। तो इसको हम सेकेंड में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? वो 1 सेकेंड में, मिनट को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 आएगा। जब 120 को 60 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी 1 सेकेंड में वह 2 कदम चलता है। यानी 1 कदम चलने के लिए उसको कितना लगा? 1/2 सेकेंड लगेगा उसको 1 कदम चलने के लिए। अब जब वह 80 मीटर दूर होता है दीवार से तो वह आधे सेकंड में 1 कदम चलता है और दूसरे कदम चलने से पहले उसका जो प्रतिध्वनि होती है उसके पास सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि को सबसे पहले यह 80 मीटर दूर से इस दीवार के पास टकराने जाना होगा। यानी 80 मीटर पहले ट्रैवल करता है, फिर टकरा कर 80 मीटर आता है, यानी वह कुल दूरी कितना तय करता है? तो 160 मीटर की दूरी तय करता है। यानी वह आधे सेकेंड में 160 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड ज्ञात करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? दूरी बटे समय। यानी वह 160 मीटर की दूरी आधे सेकेंड में पार करते हैं, यानी कि बटा हो जाएगा समय हमारा 1/2। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा 2 ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चल रहा है। सही उत्तर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा? 120 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इजी क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा सबसे अधिक तेजी से संचरित होती है? सही उत्तर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा, और विकिरण विधि से ही जो सूर्य ऊर्जा होती है जो हमारी धरती पे आती है। अगला प्रश्न, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री से। जब समतल दर्पण को 2 डिग्री कोण से घुमाया जाए या फिर हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसके तरफ बढ़ें तो हमारे जो दोनों स्थिति में हमारी जो चाल और हमारा कोण है वो दुगना हो जाएगा। 2 डिग्री का 4 डिग्री हो जाएगा और 2 मीटर वाला 4 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब होगा। तो इसमें अंकों को देखकर घबराइएगा मत, बस बेसिक सा नॉलेज इस पर लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या होता क्या है? तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या पे है। तो आप इसका रूल जानते हैं प्रतिबिंब का, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उसकी जो हाइट होती है वो अपने समान वस्तु, यानी कि उसकी हाइट जो होती है वो समान होती है। जैसे उस वस्तु की हाइट उसी प्रकार उसका प्रतिबिंब की भी हाइट होती है। यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर लंबाई का, जो कि वस्तु की दिशा में ही 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। कंप्लीट 60 सेंटीमीटर यानी कि वक्रता त्रिज्या पे ही। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? सही उत्तर हो जाएगा बैगनी के लिए, क्योंकि सभी रंगों का जो अपवर्तनांक है विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में गर्मी में वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पेड़ों से चलने वाली किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण जो होता है वहाँ पे मृग मरीचिका बनता है, और जब मृग मरीचिका बनता है तो हमें लगता है कि पेड़ का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है और वहाँ पे हमारे लिए पानी रखा हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तथा हाफ वायुमंडलीय दाब पर 22.4 लीटर आयतन वाले 28 ग्राम नाइट्रोजन का 273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर दाब 2 वायुमंडलीय हो जाता है। गैस का नया आयतन लीटर में होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप T1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 और बाई T2 का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा P1 यानी कि पहला प्रेशर कितना दिया गया है, पहला प्रेशर है हमारा हाफ वायुमंडलीय दाब। V1 यानी पहला आयतन हमारा कितना दिया गया है 22.4 लीटर और ताप टेम्परेचर कितना दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर को आप केल्विन में चेंज कर लेंगे। और दूसरा प्रेशर कितना दिया गया है तो 2 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। कब? जब उसे टेम्परेचर दिया गया 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा P1 कितना है 1/2 यानी 0.5 गुने V2 हमारा 22.4 है और बटा में हमारा हो जाएगा टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो वह हमारा 273 हो जाता है। बराबर हमारा हो जाएगा P2 हमारा कितना है 2 है, उसको गुना करेंगे V2 से, उसका V2 का तो मान हमें ज्ञात ही करना है और बटा T2 हमारा 273 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 में हम 273 को जोड़ देंगे क्योंकि सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते 273 प्लस सेल्सियस का मान लिखते हैं। तो 273 को 273 में अगर रखेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14 का 4 हासिल 1 और 4 1 5 यानी 546 हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। से हमारा 546 2 बार में कट जाएगा। इस 2 से यह 2 हमारा 2 बार में कट गया यानी V2 हमारा हो जाएगा 22.4 गुने 0.5। चलिए इसको गुना करते हैं। तो हम गुना करते 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी का 10, 2 12 का 2 हासिल 1 10 और 1 11 और 0.2 अंकों के बाद यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 2 अंकों के बाद, अंक के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11.2 लीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, वह कौन सा तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। हीलियम के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यहाँ पे हमारा 2 है, 3s2 3p6 वाला तत्व है क्या? सही उत्तर हो जाएगा अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन का है, क्योंकि यहाँ जोड़िए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 जो होता है वो आर्गन का होता है और आर्गन क्या हमारा तो अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर पर समूह के तत्वों में सामान्यतः होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है? सही उत्तर हो जाएगा ClO3। अगला प्रश्न मीथेन में मौजूद बंधन किस प्रकार का होता है? सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से संयोजन होता है, क्योंकि जब मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो C जो हमारा कार्बन जो हमारा 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन के लेन देन से हमारा मीथेन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न निम्न समीकरण में अपचयन की क्रिया है, तो अपचयन क्रिया कहते किस है? तो अपचयन क्रिया में धन आयन का ह्रास होता है और ऋण आयन की
वृद्धि होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cl माइनस माइनस। इसमें जो होता है हमारा ऋण आवेश की वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा MnO3 प्लस 4HCl रिएक्शन करके बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक होता क्या है, तो जिसका अवकरण क्रिया होता है, अवकरण होता है वो वही ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इसमें अवकरण किसका हो रहा है, अवकरण यानी जिसमें हाइड्रोजन का विघटन हो या जिसमें ऑक्सीजन का विघटन हो या हाइड्रोजन का संयोग हो। तो यहाँ पे जो हमारा MnO2 है, इसका ऑक्सीजन टूट करके यहाँ पे 2H2O में बदल जा रहा है, यानी कि हमारा MnO2 का अवकरण हो रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में जो लवण जल में घोलने पर क्षारीय विलयन बनाता है वह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 हमारा वॉशिंग सोडा होता है जो कि एक क्षारीय विलयन बनाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके बनाता है 2NH3। इसमें जो MO है, MO वो किसका कार्य करता है। सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक उत्प्रेरक का। सॉरी, उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। अगले प्रश्न सॉरी, वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है हमारा फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म में रहता है। सही उत्तर हो जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड होता है हमारा। अगला प्रश्न कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है नींबू का रस और संतरे का रस अम्ल है, बात सही है। अगला चूना अम्ल, चूना जल क्षारीय होता है, यह भी सही है। धोने वाला सोडा विलयन क्षार होता है, यह भी सही है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, निम्न में से किस ऑक्साइड को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा HgO, यानी पारा ऑक्साइड को जब हम गर्म करते तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न एक गैस में बड़े अंडे जैसी गंध है, वह KMnO4 विलयन को रंगीन परंतु अम्लीय K2Cr2O7 को विलयन को हरा कर देती है, वह गैस कौन सी होगी। सही उत्तर हो जाएगा H2S। H2S जो है वो अंडे जैसी गंध होती है। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डैश होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा रुक्ष यानी रफ और चिपचिपे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है। सही उत्तर हो जाएगा पोलियोमाइलेटाइस। पोलियोमाइलेटाइस जो है वो एक वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाले उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है हमारा घास, कीट और हाथी। घास उत्पादक है, कीट शाकाहारी है, लेकिन हाथी मांसाहारी नहीं, हाथी कीट को नहीं खाता। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी यह आंसर हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हमारा पादप, खरगोश और बाघ। पादप हमारा उत्पादक है, खरगोश शाकाहारी और बाघ हमारा मांसाहारी, यानी कि यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप, खरगोश और बाघ। अगला प्रश्न प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो भाषा उपयुक्त होता है वो लैटिन है। अगला प्रश्न है हमारा
सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जो है वो मनुष्य यानी जीव जंतु में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक फैक्टर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे सौर प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न, चाय पत्ती के संसाधन प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा गलानन। यहाँ पे गलानन होता, क्या? गलानन। अगला प्रश्न, ऐसे युग्ल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए बी और ओ। जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होने की ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजन यानी एंटीजन को। प्रश्न है हमारा, औद्योगिक वायु श्रावण द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा पार्थेनिया और हाथी घास। पार्थेनिया और हाथी घास जो है वो प्रदूषित जल को रोकने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, लुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पैलियोओंटोलॉजी। पैलियोओंटोलॉजी में लुप्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और लुप्त प्राणियों के बारे में जो लिखा जाता है वो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है उसे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ऑप्शन है हमारा जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो जो डीएनए के संरचना की खोज हुई थी वो डीएनए की संरचना की जो खोज हुई थी वो 1951 में वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगले ऑप्शन को देखते हैं, यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्रा, पहला हमारा था 1951। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, कब बने थे? तो 1969 को बने थे। अगला, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था, तो वो कब किए थे? 1967 में। अगला है हमारा, यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था, जो कि 1968 में पैदा हुआ था। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? 1951 की, यानी कि डीएनए की संरचना की खोज सबसे पहले 1951 में हुई थी इस कथन के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऊंट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में उनके पानी बन जाता है और उसके जठर के ल्यूमेन की भित्ति में जलकोश पाया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कलाप कहाँ चलता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक नीले और लाल क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन। रेटिनॉल किसका? विटामिन B1 विटामिन ए का, और स्कॉर्बी विटामिन सी का। अगला प्रश्न है हमारा,
पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वाल्टर कोहन को। पार्किंस रोग के इलाज के लिए वाल्टर कोहन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा शैवाल एवं नील हरित शैवाल जो है वो जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न, जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। इजी क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पे किया था। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपर्कों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? स्पाइरुलिना क्या होता है? आपके ऑप्शन है हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, खमीर की एक किस्म या बैक्टीरियम। सही उत्तर हो जाएगा आपका बैक्टीरियम। स्पाइरुलिना क्या है? तो एक बैक्टीरियम है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके अधिकांश जीवों में आनुवांशिकी जीन पदार्थ डीएनए होता है। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए से आनुवंशिकी का हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने हिंदी के प्रश्नों की ओर। हिंदी के प्रश्नों में सबसे पहले हमें 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। हम बता चुके गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, वंशीधर के पिता कैसे व्यक्ति थे? अनुभवी, व्यापारी, लोभी, परोपकारी। अगला प्रश्न, लड़कियों की तुलना किससे की गई है? चांद से, चांदनी से, घास फूस से, फूल से। अगला है हमारा, मासिक वेतन को क्या कहा गया है? पूर्णमासी की चांद, ईद का चांद, 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर है हमारा, ऊपरी आय को क्या बताया गया है? कुआं का मेढक, तालाब की मछली, बहता स्रोत, या उपयुक्त सभी। 85 नंबर है गद्यांश का आखिरी प्रश्न, नौकरी में ओहदे को क्या बताया गया है? ईद का चांद, पूनम का चांद, पीर का मजार, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम अपने गद्यांश की ओर। गद्यांश कह रहा है हमारा, वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ, कगारे का वृक्ष, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो सके, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। आगे कह रहा है हमारा, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित लगे वो करो। आगे हमारा गद्यांश बोलता है, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन वे गैरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वंशीधर के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो वे एक अनुभवी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न,
लड़कियों की तुलना किससे की गई है? तो लड़कियों की तुलना घास फूस से की गई है, जो बहुत जल्द ही सियाने हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मासिक वेतन को क्या कहा गया है? तो पूर्णमासी की चांद, जो कि महीने में एक बार दिखाई देता है। अगला प्रश्न, ऊपरी आय को क्या बताया गया है? सही उत्तर हो जाएगा बहता हुआ स्रोत, जिससे हमारी प्यास बुझती रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, नौकरी में ओहदे को क्या बताया गया है? सही उत्तर हो जाएगा पीर का मजार। नौकरी में ओहदे को पीर का मजार बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचाने, हमें विलोम बताना है। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? तुच्छ। अगला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। प्रश्न हमारा, बच्चों से गुस्सा मत करो। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो। अगला प्रश्न, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा आत्मजा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द आत्मजा होता है। अगला प्रश्न, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सरकार। आगत या विदेशी शब्द इसमें सरकार है। बाकी चंद्र, छिद्र और ग्रंथि जो है वो तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने आने वाले बिहार बनपाल की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपना एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।